नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच के तनाव पर गहराई से बात करेंगे। ये जो सालों से एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, वो अब एक खुले सीधे संघर्ष में बदल गया है। जी। हमारे पास एक पूरी टाइमलाइन है 1979 से लेकर आज तक, मतलब जून 2025 तक की। और हमारा मकसद ये समझना है कि वो कौन सी अहम घटनाएं थीं, कौन सी कड़ियां थीं, जिन्होंने हालात को यहां तक पहुंचा दिया कि अब तो अमेरिका भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गया है। शुरुआत करेंगे 1979 की ईरानी क्रांति से। उसी ने सब कुछ बदल दिया था ना, दोनों देशों के रिश्ते। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, 1979 में जब ईरान में क्रांति हुई और इस्लामिक रिपब्लिक बना, तो उनकी विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। इजराइल, जो पहले एक तरह से सहयोगी था, वो अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और यहीं से ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को, मतलब अपने सहयोगी लड़ाकों को सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है या फलस्तीन में हमास। ईरान उन्हें पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब देने लगा। और इजराइल का क्या रिएक्शन रहा इस पर? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल ने भी जवाब दिया, लेकिन उनका तरीका ज्यादातर खुफिया कार्रवाइयों का रहा। साइबर हमले किए, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, और कई बार ईरान के अंदर भी ऑपरेशन किए। जैसे वो 2021 में उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, मोहसिन फखरीजादे। हाँ, उनकी हत्या हुई थी। जी, उनकी हत्या। तो ये एक तरह की शैडो वॉर थी, जो पर्दे के पीछे सालों से चल रही थी। अच्छा। और फिर आता है 7 अक्टूबर 2023, हमास का इजराइल पर हमला। उसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। उस हमले के बाद तनाव एकदम से आसमान छू गया। अगले ही दिन से हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से रॉकेट दागने शुरू कर दिए। और फिर यमन से हूती विद्रोही भी आ गए। नवंबर 2023 तक तो वो लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे थे और इजराइल की तरफ मिसाइलें भी दाग रहे थे। मतलब ईरान के सारे प्रॉक्सीज एक साथ एक्टिव हो गए क्या? हाँ, वो दूतावास परिसर पर हमला था। जी। और उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, IRGC के कई सीनियर कमांडर मारे गए। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डिप्लोमैटिक बिल्डिंग पर हमला करना मतलब सीधे ईरान पर हमला माना गया। शायद इजराइल ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहा था या हिजबुल्लाह पर दबाव बनाना चाहता था। और ईरान ने जवाब दिया, पहली बार सीधे इजराइल पर 13 अप्रैल को। हाँ, वो पहली बार था। करीब 300 ड्रोन और मिसाइलें दागी ईरान ने। हालांकि ज्यादातर को इजराइल और उसके सहयोगियों ने हवा में ही रोक दिया। फिर 19 अप्रैल को इजराइल ने भी एक लिमिटेड सा जवाब दिया। ईरान के अंदर कुछ हमले किए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद चीजें और तेजी से बिगड़ी। 31 जुलाई को तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हत्या हो गई। हाँ, वो भी एक बड़ी घटना थी। जबरदस्त बमबारी की। और 27 सितंबर को उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को भी मार गिराया। मतलब सीधे लीडरशिप को टारगेट किया गया। जी, ये ईरान के सहयोगियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। और ईरान का अगला कदम? ईरान ने फिर जवाब दिया। 1 अक्टूबर को लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर सीधा हमला किया। तो अब ये सीधे हमले आम हो गए थे। हाँ, प्रॉक्सी वॉर अब डायरेक्ट वॉर बन चुका था। और इसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के अंदर कई मिलिट्री ठिकानों और कुछ न्यूक्लियर साइट्स के पास भी हमले किए। यहीं से एक तरह से खुले युद्ध का रास्ता साफ हो गया था। और फिर हम जून 2025 में पहुंचते हैं, जहां स्थिति एक पूर्ण युद्ध की है। जी, 13 जून को इजराइल ने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, नतान्स, इस्फहान और फोडो, उन पर बड़े हवाई हमले किए। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगहें हैं। साथ ही ईरानी मिलिट्री लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया। ईरान का जवाब क्या रहा? ईरान ने भी 13 से 21 जून के बीच लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे। इसमें एक चिंताजनक बात यह हुई कि 19 जून को कुछ ईरानी मिसाइलें कथित तौर पर इजरायली अस्पतालों पर गिरी, जिससे सिविलियन कैजुअल्टीज हुई। फिर 21 जून को इजराइल ने इस्फहान पर एक और बड़ा हमला किया। और फिर अमेरिका की एंट्री होती है। हाँ, 22 जून को अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष में कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर अपने पहले हमले किए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये अमेरिका का दशकों बाद ईरान पर पहला डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन था। तो आज की तारीख में, मतलब जून 2025 के अंत में, स्थिति क्या है? जाहिर है बहुत गंभीर। बहुत ज्यादा। इस वक्त ईरान, इजराइल और वेस्ट बैंक ये मुख्य युद्ध क्षेत्र हैं।
लेकिन खतरा यह है कि लड़ाई लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक भी फैल सकती है। ईरान के जो सहयोगी गुट थे, हिजबुल्लाह और हमास, वो पिछली लड़ाइयों में कमज़ोर हुए हैं, तो फिलहाल थोड़े बैकफुट पर हैं। और ईरान के अंदर क्या हालात हैं? वही एक बड़ी चिंता है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है और ईरानी शासन कमज़ोर होता है, तो पूरे क्षेत्र में भारी अस्थिरता आ सकती है। कूटनीति की बात करें तो वो रास्ते लगभग बंद है। अमेरिका ईरान बातचीत रुकी हुई है। इजराइल और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। और जानमाल का नुकसान? अनुमान है कि अब तक करीब 430 से ज्यादा ईरानी और लगभग 24 इजरायली मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं या अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? संक्षेप में कहें तो जो लड़ाई दशकों से पर्दे के पीछे चल रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। इस क्षेत्र की दो बड़ी ताकतें और अमेरिका अब सीधे टकराव में हैं। हाँ, ये स्थिति बिल्कुल अभूतपूर्व है। ये ईरान और इजराइल के बीच पहला खुला युद्ध है और अब अमेरिका भी इसमें शामिल है। इसके परिणाम सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट और मानवीय स्थिति के लिहाज से भी बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। और आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जब डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं और अब एक सुपर पावर भी सीधे तौर पर शामिल हो गई है, तो इस सीधे टकराव के इस क्षेत्र में क्या अप्रत्याशित, क्या अनसोचे परिणाम हो सकते हैं?